सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंशियन एम्पायर में स्काई और लियोजिंग के दरमियान तगड़ी फाइट हो गई और फाइनली लियोजिंग ने स्काई को खत्म कर दिया। साथ ही जिंग फैमिली के एल्डर से निपटने का काम शिनफिंग और टियानियाओ पेई ने किया, जिसके बाद लियोजिंग ने अपने मास्टर लिंगियान को गुड बाय बोल के वो क्लियर स्काई के लिए रवाना हो गया। अब आगे तो हम देखते कि लियोजिंग अब शी जिंगशान से मिलने पहुंच गया था। ये क्लियर स्काई के सेक्ट मास्टर है, वो पहाड़ पर फिशिंग करने बैठे हुए थे। तो लियोजिंग उन्हें ग्रीट करके बताता है कि सीनियर, मैं यान को वापस लेकर आया हूँ, लेकिन मैं यान को अपने साथ माउंटेन्स में ले जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर हम दोनों प्रैक्टिस कर पाए। तो प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो डीमन एम्परर ज़ीफांग हमें ढूंढ लेगा। तो शी जिंगशान लियोजिंग को अपने साथ फिशिंग करने बुला लेते हैं। वो लियोजिंग से कहते कि ज़ीफांग को इन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, उसकी मदद से वो एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है जिसमें हमारे किंगडम के सभी देवता डीमंस के अंडर रहेंगे और इन सब पर ज़ीफांग ही राज करेगा। लेकिन ये सब वो तभी कर सकता है जब उसके पास यान हो, इसलिए तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। जिस पर लियोजिंग कह रहा था कि आपने यान के लिए एक एमुलेट बनाया था, उसकी मदद से हम ज़ीफांग से यान को हाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने बताया था कि वो एमुलेट सिर्फ 3 दिनों तक एक्टिव होता है, तो क्या हम उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते? तो शी जिंगशान कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पगुट्री माउंटेन पर जो फॉर्मेशन था उससे हम यान की ब्रीदिंग को हाइड कर सकते थे, मगर एमुलेट से ये काम नहीं हो पाएगा। जिस पर लियोजिंग कह रहा था कि अगर वो फॉर्मेशन उसकी ब्रीदिंग को हाइड कर सकता था तो फिर पिछली बार ज़ीफांग ने उसे कैसे ढूंढ लिया? क्या सभी सेक्ट में उसके जासूस फैले हैं? क्योंकि बिना कोई खबर के वो यान का लोकेशन नहीं ढूंढ सकता था। तो शी जिंगशान कह रहे थे, हाँ मुझे भी कई दिनों से यही ख्याल दिल में आ रहे हैं, शायद उसका कोई जासूस हमारे सेक्ट में है। यान के पास पर्पल बॉडी है और इसके बारे में मेरे अलावा और किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हमारी जासूसों वाली बात सही निकली तो मुझे इसके बारे में युंडियन को रिपोर्ट करनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि युंडियन यान को यहाँ से लेके जाएंगे और फिर वही उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन जब तक युंडियन सेक्ट उसे यहाँ से नहीं लेके जाता तब तक उसे यहीं पर रुकना होगा। मगर पिछली बार युंडियन के सेक्ट लीडर की ज़ीफांग के साथ फाइट हुई, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ीफांग का मुकाबला किया, लेकिन ज़ीफांग ही उन पर भारी पड़ गया और इसी वजह से मुझे यान को पगुट्री माउंटेन में कैद रखना पड़ा था। इसी वजह से हमें ज़ीफांग के साथ फाइट करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं कभी भी उस राक्षस ज़ीफांग के शरण में नहीं जाऊंगा। तो लियोजिंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से युंडियन में भी ज़ीफांग का जासूस है। जिसके बाद वो युंडियन के सेक्ट मास्टर के बारे में पूछ रहा था, जिस पर शी जिंगशान बताती है कि वो क्लाउड पैलेस के एल्डर है, लेकिन उनसे कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही युंडियन जाकर उनसे मिलो और उनसे पूछो कि वो तुम्हारी सिस्टर यान के लिए फॉर्मेशन कब बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक बंदा है जो इस कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाने के लिए जाना जाता है। सिर्फ वही हमें एक पावरफुल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन दे सकते हैं और उसी की मदद से हम यान को ज़ीफांग से दूर रख पाएंगे। तो लियोजिंग उनसे पूछ रहा था कि क्या हम इस बंदे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? जिस पर शी जिंगशान कहते, हाँ वो बंदा बहुत लॉयल है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तब तक लियोजिंग ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली थी। अब लियोजिंग उनसे पूछ रहा था कि सीनियर मुझे बताओ कि इस मास्टर को कैसे मिला जाए, मैं युंडियन कैसे जा सकता हूँ? तो शी जिंगशान कहते कि तुम्हें क्लाउड पैलेस की ट्रायल पास करनी होगी और तभी जाकर तुम युंडियन का एलाइट हॉल ज्वाइन कर सकते हो। और अब हमें 15 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग किंगयुन सेक्ट की टेलीपोर्टेशन एरी के पास आ गए थे। जिंगशान के साथ लियोजिंग, सीनियर शिनफिंग और टियानियाओ पेई थे। जिंगशान इन लोगों को बता रहे थे कि एक सेक्ट कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम लोगों को युंडियन जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अगर तुम लोग इसमें पास हो गए तो तुम युंडियन सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर काफी अच्छे ट्रेनिंग रिसोर्सेस है, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद होगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भी इस कॉन्टेस्ट को पास कर लो। तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फायदा उठाओ। तो लियोजिंग टियानियाओ पेई से पूछ रहा था कि सीनियर, आप तो 3 सालों से डाबिटी में थे, फिर आप युंडियन सेक्ट क्यों नहीं गए? जिस पर वो बताता है कि मैं मेरी जूनियर मो यूजिन के लिए रुका हुआ था। मुझे लगा था कि वो इस बार का पिक कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। उसके बाद हम दोनों भी युंडियन जाने वाले थे, लेकिन लियोजिंग तुमने तो मो यूजिन को हरा दिया और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब एल्डर शी जिंगशान अपने डिवाइस के जरिए वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरी को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इस एरी को एक्टिवेट करने में ढेर सारी पावर्स लगती है और वो सिर्फ शी जिंगशान के पास थी। अब वो उस एरी को फुल्ली एक्टिवेट कर देते हैं। अब शी जिंगशान इन लोगों को बता रहे थे कि क्लाउड पैलेस पूर्व दिशा में है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। कोई आम इंसान वहाँ पर तो जा भी नहीं सकता। जब क्लाउड पैलेस वाले ट्रायल के अरेंजमेंट करते
करते हैं तभी वो रास्ता भी ओपन कर देते हैं। अगर ट्रायल नहीं रही तो फिर ये रास्ता हमेशा बंद रहता है। फिलहाल ट्रायल होने वाली है, इसी वजह से ये ट्रांसमिशन चैनल ओपन हो गया। लियू जिंग तो उस ट्रांसपोर्टेशन एरी को देखकर ही हैरान था। वो कहता इतनी खतरनाक एरी मैंने आज तक नहीं देखी। वाकई क्लाउड पैलेस में कोई बात है। अब ये लोग उस एरी में एंटर कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते लियू जिंग को कुछ तकलीफ हो रही थी। शेनफिंग उससे पूछती कि जूनियर लियू जिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन लियू जिंग उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताता। वो कहते सीनियर मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ये लोग उस पोर्टल के जरिए ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। ये पोर्टल उन्हें स्पेस के रास्तों से क्लाउड पैलेस तक ले जाने वाला था। उस रास्ते पर ढेर सारी लाशें थी, तो शेनफिंग सीनियर से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर शी जिंगशान बता रहे थे कि ये रास्ता स्पेस से होके गुजरता है, इसी वजह से ये बहुत खतरनाक है। यहाँ से गुजरते वक्त कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और ये सब उन्हीं की लाशें हैं जो हमेशा इसी वॉइड में फंसी रहेगी। जिस भी ट्रैवलर का स्पेस के तूफान से सामना होता है वो मारा जाता है, और इन सभी लोगों को स्पेस के तूफान ने ही मारा है। अगर हम लकी रहे तो हमारा सामना स्पेस के तूफान से नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन स्टेज के कल्टीवेटर भी इस तूफान को झेल नहीं सकते। ये तूफान उनके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन लियू जिंग ने पहले स्पेस की पावर को हैंडल करना सीख लिया था। इमॉर्टल मेंशन के इमॉर्टल ने जो स्क्रॉल लिखा हुआ था उसी को प्रैक्टिस करके लियू जिंग ने इस पर महारत हासिल की थी, लेकिन ये बात लियू जिंग ने आज तक किसी को नहीं बताई। और तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टोर्नेडोज क्रिएट हो गए थे, इसलिए शी जिंगशान तुरंत ही अपनी सोड को निकाल लेते हैं। वो कहते देखो बच्चों, ये है स्पेस का तूफान और मैं इसी के बारे में तुम्हें आगाह कर रहा था। जिसके बाद शी जिंगशान ने एक पावरफुल फॉर्मेशन बना दिया था। वो कह रहे थे कि सभी इस फॉर्मेशन की रेंज में रहो, अगर तुम इससे बाहर चले गए तो ये तूफान तुम्हें मार देगा। इधर टियानियो भी शेनफिंग से कह रहा था, अरे यार ये क्या मुसीबत है, मुझे लगा था कि मैं इस ट्रिप पर शराब पी के काफी मजे से क्लाउड पैलेस पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब मुझे शराब पीने को नहीं मिलेगी। ये सुनकर शेनफिंग उससे कहती कि सीनियर हर बार मजाक अच्छा नहीं होता, फिलहाल हमारी जान पर बनाई है, इसलिए फिलहाल तो आप शराब का नाम भी मत लेना। और तभी लियू जिंग देखता है कि आसमान से बहुत ही पावरफुल स्टोन उनकी शील्ड पर हिट होने वाले हैं, लेकिन लियू जिंग को अपनी स्पेस की पावर को चेक करना था, इसलिए वो सीनियर ने बनाए हुए फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। लियू जिंग उस स्पेस स्टॉर्म का सामना कर रहा था और वो तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, इसलिए वो दोबारा से फॉर्मेशन में वापस आ जाता है। इधर जिंगशियान ने अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना दी थी जो उस तूफान के सारे अटैक को झेलने के सक्षम थी, लेकिन तभी उस शील्ड को बनाने वाला डिवाइस शी जिंगशान के हाथों से छूट जाता है और इसी वजह से वो शील्ड फॉर्मेशन भी ब्रेक हो चुका था। अब ये लोग स्पेस के तूफान की चपेट में आ गए थे। लियू जिंग को पता था कि बाकी लोगों के लिए फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तूफान उन्हें मार देगा, इसलिए वो खुद ही स्पेस में जंप लगाकर उस डिवाइस को वापस हासिल करता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके स्पेस के तूफान को रोक रहा था ताकि उसके सीनियर महफूज रह पाए। शी जिंगशान तो लियू जिंग की पावर देखकर हैरान थे। वो कहते अभी अभी ये बंदा स्पेस में ट्रैवल करके वापस आ गया, इनफैक्ट स्पेस का तूफान भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि इसने स्पेस के नियम को ऑलरेडी सीख लिया है। इधर लियू जिंग बड़ी ही तेजी से क्लाउड पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमें क्लाउड पैलेस का ट्रायल प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है। वहाँ पर क्लाउड हॉल के कुछ डिसाइपल पहुँच चुके थे। ये लोग क्लाउड हॉल में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ आए थे। वो देखते कि वहाँ पर तो 3 अलग अलग सेक्ट के लोग पहुँच चुके हैं। अब ये लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वहाँ पर फैंग नाम का बंदा था जो इंडियन सेक्ट के डिसाइपल का मजाक उड़ा रहा था, तो उसका सीनियर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बताता है। इस बंदे का नाम वांग चान था और वो पूछ रहा था कि क्लियर स्काई के लोग यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आए, जिस पर यूनलॉन्ग सेक्ट के एल्डर भी कह रहे थे कि शायद क्लियर स्काई के डिसाइपल इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने से डरते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं आए। तो एल्डर शुआन कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर स्काई यहाँ से बहुत दूर है, साथ ही वहाँ पर डीमन अटैक भी हुआ था। मेरे ख्याल से इसी वजह से उन लोगों को यहाँ आने में देर हो गई, हमने थोड़ी देर और उनका इंतजार करना चाहिए, वो यहाँ पर आते ही होंगे। तभी एल्डर किंग्यू कहते 1 मिनट, मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं चेक कर सकता हूँ कि वो लोग फिलहाल कहाँ पर है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपनी उंगलियों पर कुछ काउंट करना शुरू कर देते हैं और फिर चेक करने के बाद वो कह रहे थे कि उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, उनका सामना स्पेस के तूफान से हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आ पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक पोर्टल ओपन होकर शी जिंगशान अपने डिसाइपल को लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्हें महफूज देखकर
देखकर एल्डर किंग यूं कह रहे थे कि शायद इन लोगों ने मुसीबत का सामना किया है। मेरे पास जो डिवाइन स्किल थी उसने मुझे बताया कि इन लोगों पर स्पेस के तूफान ने अटैक कर दिया था, जिस पर शी जिंगशान कहते हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारा सामना स्पेस के तूफान से हो गया था, लेकिन मेरे डिसाइपल लियोजिंग ने मेरी बहुत मदद की। उसे स्पेस लॉ की अच्छी खासी जानकारी है और लियोजिंग की वजह से हम सरवाइव कर पाए, नहीं तो स्पेस तूफान हमें खत्म कर देता। अब वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो स्पेस लॉ के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचती कि स्पेस लॉ तो मेरे बहुत काम आ सकता है और इसमें ये बंदा मेरी मदद करेगा, लेकिन ये बंदा तो मुझे बहुत कमजोर दिख रहा है, पता नहीं इसने स्पेस लॉ कैसे सीख लिया। साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल भी बोल रहे थे कि स्पेस लॉ को सीखना इम्पॉसिबल है। पिजोंग नाम की लड़की कह रही थी कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, स्पेस के लॉज को समझना बहुत मुश्किल है। अगर ये बंदा स्पेस लॉज को समझता है तो इसका मतलब ये बहुत टैलेंटेड है। तभी एल्डर वही कहते कि मेरे ख्याल से एल्डर जिंगशियान जानबूझ के इस बंदे की झूठी तारीफें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लियोजिंग के पास स्पेस लॉज का नॉलेज है। जिस पर शी जिंगशियान कहती कि भला झूठ बोल के मुझे क्या ही मिलेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लियोजिंग को लेकर सीक्रेट रेल में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा। तभी एल्डर शुआन कहते कि चलो मुद्दे पर आते हैं, हमारे चारों सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्यों ना ट्रायल की शुरुआत की जाए। अब मैं तुम सभी को इस प्रतियोगिता के रूल्स बताऊंगा, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ के गेट में अपनी पावर्स डाल देते हैं। उनके साथ साथ बाकी के एल्डर्स भी अपनी पावर्स उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे वो गेट सीक्रेट रेल्म का रास्ता ओपन कर देता है। अब एल्डर शुआन सभी कंटेस्टेंट को बता रहे थे कि ये स्पेस रेल्म है और यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे ट्रेजर भी मिल सकते हैं, मगर ये जगह उतनी ही खतरनाक है। तुम्हें यहाँ पर क्यू ल्यूजिन का सीक्रेट पैलेस ढूंढना होगा। अगर आप लोग ये काम कर पाए तो आप यूनियन का एलाइट हॉल ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये मौका सिर्फ टॉप 10 डिसाइपल को ही मिलेगा। अगर इस कॉन्टेस्ट में आपकी जान जाती है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए अपने एबिलिटी का सही से यूज करना और इस सीक्रेट स्पेस में से जिंदा वापस आने की कोशिश करो। इधर टियानिया भी लियोजिंग से कहता है कि तुमने अभी अभी लॉ ऑफ स्पेस का यूज किया है, जिसमें तुम्हारी ढेर सारी पावर्स खर्च हो गई। तो एक काम करो, तुम 2-4 शराब के घूंट गटक लो, इससे तुम्हारा जोश बहुत बढ़ेगा। जिस पर लियोजिंग कहते ना बाबा सीनियर, मुझे शराब की जरूरत नहीं, अगर अभी मैंने पी ना तो फिर ये कॉन्टेस्ट गया समझो। अभी लोग देखते हैं कि सभी डिसाइपल सीक्रेट रेल में दाखिल हो रहे हैं। शेनफिंग कहता है कि हम सबसे आखिर में जाएंगे, वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है। तभी फैंग नाम का डिसाइपल वहाँ आके उनसे कह रहा था कि तुम सबसे पहले जाओ या आखिर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी तुम लोग हारने वाले हो। अब वो भी सीक्रेट स्पेस की तरफ चला जाता है। शेनफिंग कह रहे थे कि ये बंदा बहुत घमंडी मालूम होता है, इससे थोड़ा बच के रहना। इधर फैंग मजे से डांस करते हुए स्पेस में दाखिल हो जाता है। टियानियो भी बताता है कि ये जाओ डा का बेटा है। वही दूसरी तरफ एल्डर वे भी फैंग के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि ट्रायल खत्म होने के बाद फैंग के फादर जाओ डा यहाँ पर आएंगे और मैंने सुना है कि वो कुछ डिसाइपल को आउटर सेक्ट से इनर सेक्ट में प्रमोट भी करने वाले हैं। सिर्फ डिसाइपल को ही नहीं बल्कि एल्डर को भी प्रमोशन मिलेगा। वेल एल्डर वे जो कुछ भी बातें कह रहा था, टियानियो भी उसके होठों को पढ़ के वो सारी बातें लियोजिंग और शेनफेंग को बता रहा था। इधर एल्डर वे एल्डर शुआन को मस्का मार रहे थे कि जब भी जाओ यहाँ पर आएंगे तब प्लीज आप मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें उनको बताना, ताकि मुझे भी प्रमोशन मिल जाए। वही दूसरी तरफ लियोजिंग टियानियो पे की तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था, अरे वाह सीनियर, आप तो काफी अच्छे से लोगों के होठ पढ़ लेते हो। मुझे तो लगता था कि आप बस शराब पीने में माहिर हो, लेकिन आज मुझे आपकी हिडन टैलेंट के बारे में भी पता चल गया। इधर लियोजिंग अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी था कि तभी एक मिस्टीरियस लड़की ने चुपचाप आकर लियोजिंग की पीठ पर एक लोकेटर लगा दिया था और इस बात की लियोजिंग को खबर भी नहीं लगती। अब जिंगशियान अपने डिसाइपल को बताते हैं कि फैंग से थोड़ा संभाल कर रहना और तुम सभी लोग अपना बेस्ट दे के इस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करो। जिसके बाद ये लोग भी सीक्रेट रेल में दाखिल हो जाते हैं। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो लियोजिंग को लोकेट करते हुए एक बहुत ही खतरनाक जंगल में पहुंच गई थी। इस जंगल को मेज फॉरेस्ट यानी भूल भुलैया वाला जंगल भी कहा जाता था। वो लड़की कह रही थी, लियोजिंग तुम मुझसे छुप नहीं सकते, चाहे ये जंगल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। अब उस जंगल को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी पेड़ों की टहनियां उस पर हमला करने आगे बढ़ती है, मगर उस लड़की का उन पर ध्यान ही नहीं था। वो तो बस लियोजिंग की तलाश में थी और तभी उसे समझ आता है कि उस पर स्नेक अटैक होने वाला है, तो तुरंत ही उन बेलों को अपने आइस पावर से फ्रीज कर देती है। वो कह रही थी, अरे वाह ये जंगल तो बहुत प्यारा है, यहाँ मुझे बहुत मजा आएगा। और अगर लियोजिंग को वाकई स्पेस के लॉज पता है तो इस भूल भुलैया से आसानी से बाहर निकल पाएगा, मगर इसके लिए मुझे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम लियोजिंग को
देखते हैं। वो कह रहा था कि शायद मेरे सीनियर को दूसरी जगह भेज दिया गया है ताकि हम एक दूसरे की मदद ना कर पाए। और तभी लियो जिंग को एक बंदे का इल्यूजन दिखने लगता है। वो कह रहा था, लियो जिंग तुम किसी काम के नहीं हो। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डीमन एम्परर ज़ीफांग था। लियो जिंग समझ जाता है कि वो बस इसके इल्यूजन्स है। वो कहता है कि ये जंगल बहुत अजीब है और यही मुझे हेलुसिनेशन दिखा रहा है। मुझे कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और अब वो जंगल उस पर हमला करना शुरू कर देता है। तो लियो जिंग उन बेलों को अपनी सोर्ड से काट रहा था। साथ ही उसे यान की आवाजें भी आने लगती है। वो कह रही थी कि भाई प्लीज मुझे बचा लो। और तभी ज़ीफांग कहता है, लियो जिंग तुम किसी को बचा नहीं पाओगे क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अब उस जंगल ने ज़ीफांग का रूप ले लिया था। वो कहता है, लियो जिंग तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने पहले भी एक बार तुम्हें खत्म किया था और वही काम मैं दोबारा से कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लियो जिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। तो लियो जिंग भी अपने डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अब इन लोगों में ऐसी ही फाइट चल रही थी। ज़ीफांग उसे बार बार निकम्मा बोल के उकसा रहा था और अब वहाँ पर उसका बहुत ही बड़ा स्पिरिट फॉर्म क्रिएट हो जाता है। दरअसल ये रियल ज़ीफांग नहीं था बल्कि ये सब इल्यूजन थे। इधर वो लड़की देखती है कि कोई इवल एनर्जी का यूज कर रहा है। वो कह रही थी कि मैंने इस डीमन पर हमला करना ही चाहिए, इसलिए वो तुरंत ही उस इवल एनर्जी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। इधर लियो जिंग ने टियानशा स्वॉर्डमैनशिप का यूज किया था। वो इसी से पेड़ों की टहनियों को काट रहा था और तब तक वो लड़की लियो जिंग को डीमन समझ के उस पे आइसी स्वॉर्ड से हमला कर देती है। ये दोनों एकदम आमने सामने थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।